स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर का अगला टॉपिक, जिसका नाम है युग्मक स्थानांतरण या गैमेट ट्रांसफ़र। तो देखिए, युग्मक स्थानांतरण या गैमेट ट्रांसफ़र में अपन क्या पढ़ेंगे। इससे पहले जो वीडियो बनाया था हमने, उसके अंदर हमने युग्मक जनन के बारे में जितना भी पार्ट था वो हमने देख लिया था। आज के इस टॉपिक में अपन पढ़ रहे हैं सबसे पहले युग्मक स्थानांतरण, उसके पश्चात अपन निषेचन को भी देखेंगे। तो युग्मक स्थानांतरण का मतलब है अंग्रेजी में गैमेट ट्रांसफ़र होना। ट्रांसफ़र का मतलब है कि किस तरह से नर और मादा युग्मक एक दूसरे के संपर्क में आए और उनका निषेचन हो, उनका मिलन हो। तो उसके लिए क्या क्या होता है पौधों में, क्या क्या विशेषताएँ पाई जाती है, तो वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो देखिए, युग्मक स्थानांतरण, युग्मक निर्माण के बाद नर एवं मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि निषेचन की क्रिया से युग्मनज का निर्माण हो सके। जब दोनों निकट आएंगे तभी युग्मनज का निर्माण होगा। निषेचन की सफलता के लिए युग्मक स्थानांतरण आवश्यक होता है। अब युग्मक स्थानांतरण का मतलब है कि कौन सा युग्मक है, या तो दोनों स्थानांतरित हों या एक स्थिर हो और दूसरा उसके पास गति करता हुआ आए। तो जब युग्मक स्थानांतरण सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है तो निषेचन की प्रक्रिया द्वारा युग्मनज का निर्माण हो जाता है। तो देखिए, इसके अंदर कुछ टॉपिक पढ़ते हैं अपन, जो इम्पोर्टेंट हमने छांट के रखे हैं। कि अधिकांश जीवों में नर युग्मक गतिशील होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अधिकांश जीवों में नर युग्मक गतिशील होता है तथा मादा युग्मक अचल और स्थानबद्ध होता है। अचल का मतलब है वो गति नहीं करेगा, स्थानबद्ध का मतलब है एक निश्चित स्थान पर रहेगा। नर युग्मक क्या करेगा, अब नर युग्मक गति करता हुआ मादा युग्मक के निकट पहुंचकर उसका निषेचन करता है। जैसे चाहे आप जितने भी पौधे हैं वो देख लीजिए, या निम्न किस्म के जो पौधे होते हैं उनमें देख लीजिए, उनमें मादा युग्मक अचल स्थानबद्ध होता है। और जैसे वो एक स्पेशल स्त्रीधानी के अंदर होता है और उसके पास जो नर युग्मक होता है पुंगणु, वो गति करता हुआ उसे मादा युग्मक तक या स्त्रीधानी के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो हालांकि इसके लिए खूब सारे महत्वपूर्ण इसके अंदर कुछ विशेषताएं होती है कि ये जैसे स्त्रीधानी होती है, कई अम्ल का स्राव करती है। उस अम्ल के प्रभाव से, रासायनिक पदार्थ के प्रभाव से ये जो युग्मक होता है नर युग्मक, ये इसकी तरफ खिंचा हुआ चला जाता है और इसके अंदर प्रवेश करता है। तो कुछ इसके लिए महत्वपूर्ण गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरी देखिए, निम्न श्रेणी के कुछ जो जीव होते हैं, जैसे वो कवक होते हैं या शैवाल, इनमें दोनों युग्मक ही गतिशील होते हैं। ज़्यादातर जो बहुत निम्न किस्म के जो प्राणी है आपके, ये जो जीव होते हैं कवक और शैवाल, उनमें क्या होते हैं, दोनों युग्मक गतिशील हैं और गति करते हुए एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। तो दोनों युग्मक गतिशील है और दोनों युग्मक है वो एक दूसरे के संपर्क आ जाते हैं। ये जो कुछ जीव होते हैं निम्न श्रेणी के कवक और शैवाल, उनमें पाया जाता है। जबकि आप ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में देखेंगे तो उनके अंदर युग्मक गतिशील रहेगा, बाकी मादा युग्मक है वो स्थानबद्ध रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें युग्मकों को एक दूसरे से निकट लाने के लिए जल माध्यम का कार्य करता है। अब जो ये जो निम्न किस्म के जो पौधे होते हैं, चाहे वो शैवाल हो, कवक, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, उनमें युग्मकों को स्थानांतरित करने के लिए कोई माध्यम चाहिए और वो माध्यम होता है जल। तो जल माध्यम का कार्य करेगा तथा जल के द्वारा ही नर युग्मक गति करता हुआ मादा युग्मक तक पहुँच जाएगा। अधिकांश पादपों जैसे शैवाल हो, कवक हो, ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा आदि में नर युग्मक जल की सहायता से ही गति करते हुए मादा युग्मक तक पहुँचता है। तो जल की सहायता से वो गति करता रहेगा और धीरे धीरे मादा युग्मक तक पहुँच जाएगा। तो इसके लिए कुछ विशेषताएं भी होती है, जैसे मादा युग्मक है उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है, तो उसके लिए वो कई प्रकार के मैलिक अम्ल या अन्य प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्राव करेगा। जीवों में नर युग्मक बहुत बड़ी संख्या में पैदा किए जाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो नर युग्मक होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में क्यों पैदा किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। तो इसकी एक विशेषता है कि जो जीवों में नर युग्मक बनते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में पैदा किए जाते हैं, क्योंकि परिवहन के दौरान अर्थात युग्मक स्थानांतरण के दौरान बहुत अधिक मात्रा में नर युग्मक बीच रास्ते में नष्ट हो जाते हैं। अब जब युग्मक गति करते हैं तो उनमें कईयों में ऊर्जा जो कम होती है, पोषण ढंग से उनको नहीं मिल रहा होता है, उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो बीच में बहुत सारे नर युग्मक तो बीच रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं।
और अंत में मादा युग्मक तक बहुत कम संख्या में नर युग्मक पहुँच पाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, पहले से ही बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं ताकि उनमें से कम एक युग्मक तो मादा युग्मक तक आराम से पहुंच जाए। अगर मान लो कम संख्या में पैदा किए जाते हैं तो उनमें भी अधिकांश नष्ट हो जाते हैं, तो निषेचन की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि नर युग्मक अधिक संख्या में क्यों बनाए जाते हैं। तो उसका कारण यही है कि युग्मक स्थानांतरण के समय बहुत सारी नर युग्मक है वो नष्ट हो जाते हैं और निषेचन को सफल बनाने के लिए ये अधिक से अधिक संख्या में पैदा किए जाते हैं। बीजीय जो पादप होते हैं उनमें पुष्पों में युग्मक बनते हैं। बीजीय पादप जैसे आपका अनावर्त बीजी है, आवर्त बीजी है, तो उनमें पुष्प लगते हैं और पुष्पों में युग्मक बनते हैं। जैसे पुंकेसर, जैसे ये एक पुष्प है, इसके अंदर नर भाग है, ये जो पुंकेसर दिख रहा है आपको, वैसे सभी पुंकेसरों को अपन पुमंग कहते हैं, ये इसका पुंकेसर है। पुंकेसर के ऊपर एक गुंडनुमा संरचना होती है, इसको अपन बोलते हैं परागकोश। क्या कहेंगे इसको? परागकोश। इस परागकोश में गोल गोल पराग कण बनेंगे। इन पराग कणों के अंदर बनेंगे नर युग्मक। इसके अंदर जब ये अंकुरित होगा तो इसके अंदर क्या बनेगा? नर युग्मक होंगे। इसी तरह से जो ये पुष्प का जो आपको बीज का पार्ट दिख रहा है, नीचे से फूला हुआ और ऊपर से एक लंबी नलिका और ऊपर से खुरदरा, तो ये पार्ट कहलाता है जायांग या इस तरीके से। तो ये भाग क्या कहलाएगा? जायांग। और जायांग का अगर बहुत सारे जायांग है तो उनका एक सदस्य को अपन अंडप कह देंगे। इसका नीचे का जो फुला हुआ भाग है ये अंडाशय कहलाता है। ये फुला हुआ भाग क्या कहला रहा है? जायांग का जो नीचे का फुला हुआ भाग है इसको अपन अंडाशय बोल रहे हैं। अब इस अंडाशय के भीतर है वो एक दानी लगी होती है, इस दाने को हम कहते हैं बीजांड। इसको क्या बोल रहे हैं? अंडाशय के अंदर एक दानी लगी होती है, इसको क्या बोल रहे हैं? बीजांड। ये अंडाशय के अंदर होती है। देखिए इस बीजांड के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिका होती है, हालांकि और इसके अलावा और भी होती है जो युग्मनज बनाएगी, उसको अपन कहेंगे अंड कोशिका। इसके अंदर क्या होती है? अंड कोशिका। बीसी की बात कर लेते हैं, हालांकि इसके साथ 2 सहायक कोशिकाएं और होगी, लेकिन जो मुख्य कोशिका होगी वो अंड कोशिका होगी। तो ये जो पुंकेसर होगा ये तो नर भाग होता है और जो जयांग होता है वो मादा भाग होता है। इसमें होते हैं बीजांड और बीजांड के अंदर अंड कोशिका। इसी तरह से पुंकेसर में परागकोश लगते हैं, परागकोश में परागकण बनते हैं और उसमें नर युग्मक बनेंगे। तो देखिए पुंकेसर के ऊपर परागकोश लगे होते हैं, उनमें परागकण बनते हैं और परागकणों में नर युग्मक बनेंगे। इसी तरह जयांग के अंदर बीजांड लगे होते हैं और बीजांड के अंदर अंड कोशिका होती है जो कि मादा युग्मक होता है वो। अब इन दोनों का निषेचन होगा तो यहाँ पर जैसे परागकण है, ये परागकण यहाँ पर आकर गिरेगा, ये परागकण होते हैं गोल गोल। अब जब हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से ये परागकण इस वर्तिका पर आकर गिरेंगे तो इससे एक परागनलिका निकलेगी, और वो नलिका है वो इस बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाएगी अंदर जाके, और इसके साथ इसके अंदर जो नर युग्मक आएंगे वो इससे संयोजित हो जाएंगे, इसका निषेचन कर देंगे। तो इस तरह से युग्मकों का स्थानांतरण इन पादपों में किया जाता है। तो ये तो हो गया, जायांग में बीजांड होते हैं, बीजांड में अंडकोशिका और अंडकोशिका में मादा युग्मक कहलाती है। अब परागण क्या है? तो देखिए यहाँ पर ये जो परागकोश है इसके अंदर गोल गोल परागकण बन रहे हैं, अभी हमने कहा था। ये परागकण इस वर्तिकाग्र पर कैसे पहुँचे? इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? परागकण। तो परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर होना, अर्थात परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। क्या कहेंगे? परागण। इस क्रिया में वायु और मधुमक्खियाँ सहायक होती हैं। अब जो ये परागकण होते हैं, ये जो हमारे परागकण बनते हैं परागकोश में, ये इस वर्तिकाग्र पे कैसे पूछो तो या तो हवा चलती है तो उसके द्वारा यहाँ ये अटक जाते हैं, या कोई मधुमक्खी इस पर बैठती है तो वो मधुमक्खी के पैरों से चिपक कर यहाँ वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को अपन परागण कहते हैं। इसको अपन बोल रहे हैं पोलिनेशन। इस क्रिया में वायु और मधुमक्खियाँ सहायक होती है। तो मधुमक्खियाँ हैं वो फूलों पर बैठती रहती है तो वो परागकण करती है, जितना ज़्यादा परागकण होगा उतना ही निषेचन होगा और ज़्यादा बीज बनेंगे, फल बनेंगे। परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होते हैं और परागनलिका बनाते हैं। कैसे? जैसे ये आपकी एक अंडाशय, जैसे आपको चित्र बना के बता रहे हैं, इस पर ये खुरदरी होती है वर्तिकाग्र, यहाँ पर परागकण आके, परागकण है वो भी खुरदरा होता है, ये परागकण आकर यहाँ पर आकर ठहर गया। अब इससे एक नली निकलेगी, यहाँ पर होता है बीजांड, इस बीजांड के अंदर होती है अंडकोशिका, ये बीजांड इस अंडाशय से लगा हुआ होता है। ये जब परागकण अंकुरित होता है तो इससे एक परागनली निकलती है, ये लंबी होती इस बीजांड के अंदर घुस जाती है जाके इस तरह से, और इस नली में होते हैं 2 नर युग्मक,
वो आगे जाकर इसमें संयोजित होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा फिर यहाँ पर निषेचन से। तो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होते हैं और परागनलिका बनाते हैं। तो परागनलिका बनानी जिसमें नरयुग्मक होते हैं। तो देखो इसमें ये 2 नरयुग्मक होते हैं, ये क्या होते हैं, नर युग्मक। परागनलिका वृद्धि करती हुई अंडकोशिका तक पहुंचकर नरयुग्मकों को मुक्त कर देती है, जिससे निषेचन होता है और युग्मनज बनता है। और क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो ये जैसे परागनलिका वृद्धि करते करते इस बीजांड में घुस जाएगी और ये नरयुग्मकों को लाकर यहाँ मुक्त कर देगी, और नरयुग्मक यहाँ से एक नरयुग्मक यहाँ से संयोजित होकर भ्रूण बना लेगा, युग्मनज बना लेगा, और एक नरयुग्मक है यहाँ पर भ्रूण पोष बना लेगा। तो वो आगे की बात है, अपन नेक्स्ट लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो ये युग्मकों का स्थानांतरण की बात है कि किस तरह से पौधों में किस तरह से युग्मकों का स्थानांतरण होता है। तो देखिए इसके लिए ज़्यादातर नरयुग्मक हम कह रहे हैं कि ज़्यादातर नरयुग्मक वो गतिशील होते हैं, जबकि ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, और पढ़ेंगे कि यहाँ पर ये जो नरयुग्मक होते हैं बीजीय पादपों के, वो नरयुग्मक गतिशील नहीं है, वो परागनलिका के माध्यम से ही अंडकोशिका तक पहुँचते हैं। और जो माध्यम काम में आता है वो ज़्यादातर पौधों में माध्यम आता है जल। जो जल होता है वो युग्मकों को निकट लाने के लिए जलीय माध्यम होता है, लेकिन जो बीजीय पादप होते हैं उनमें परागनलिका ये काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन निषेचन। देखिए निषेचन क्या होता है। तो निषेचन को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो बहुत सिंपल सी बात है कि नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। संलयन का मतलब होता है उनका मिलन होना, उनका एक जगह आकर मिल जाना। तो नर और मादा युग्मकों का संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इस क्रिया से युग्मनज का निर्माण होता है। तो निषेचन का रिजल्ट क्या निकलता है कि संलयन निषेचन हो जाता है, तो उसके पश्चात युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और रोमांचक घटना होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है निषेचन की। अगर नरयुग्मक मादा युग्मक बहुत अच्छी तरीके से बना लिए गए, अगर निषेचन नहीं होगा तो आगे कुछ भी नहीं होगा, यानी न तो युग्मनज बनेगा, न भ्रूण बनेगा, न कोई जीव बनेगा। तो निषेचन बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है लैंगिक जनन की। तो ये सफल हो जाती है तो एक जीव का निर्माण हो जाता है। तो देखिए क्या होता है कि एक नरयुग्मक है, नरयुग्मक हमेशा गुणित होते हैं, हमने पढ़ लिया, मादा युग्मक भी गुणित होते हैं, युग्मक कोई भी होगा गुणित होगा। जब ये दोनों निषेचन करेंगे, दोनों मिल रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या करें, निषेचन। निषेचन के उपरांत क्या बन रहा है, युग्मनज। युग्मनज को जाइगोट भी कहते हैं। ये कैसा होगा, द्विगुणित होगा, 2n होगा, और इसका जब विकास होगा तो क्या बनेगा, एक जीव बन जाएगा। तो इस तरह से होने वाला है। अपन अब एक स्पेशल अपन एक प्रोसेस देखते हैं जीवों के अंदर, अनिषेक जनन, जिसको अपन बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अनिषेक जनन, एमिस नहीं, निषेक मतलब निषेचन, और जनन मतलब जनन। यानी नहीं, यानी बिना निषेचन के जनन होगा। अब कैसे होगा, तो देखिए कुछ जीवों में बिना निषेचन के ही मादा युग्मक यानी अंडकोशिका विकसित होकर नए जीव का निर्माण कर लेती है। तो निषेचन नहीं हो रहा है, मतलब निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, बिना निषेचन के जो मादा युग्मक है अंडकोशिका, वो क्या करेगी, विकसित होकर नए जीव का निर्माण कर लेगी। इसे अनिषेक जनन कहते हैं। अब बात यह है कि मादा युग्मक या निषेचन नहीं होगा तो कभी भी द्विगुणित जीव पैदा नहीं होगा, अगुणित जीव पैदा होगा। ऐसा जीव कैसा होगा, वो अगुणित होगा। वो जीव कैसा होगा, वो अगुणित होगा। तो अगुणित जीव पैदा होने वाला है, क्योंकि निषेचन तो हुआ ही नहीं। तो बिना निषेचन के मादा युग्मक द्वारा कोई जीव बना लिया जाता है तो उसको अनिषेक जनन कहते हैं या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, और ऐसी संतति को पार्थेनोट भी कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है रोटीफर्स। ये सूक्ष्म जीव होते हैं। रोटीफर्स, मधुमक्खियाँ, ततैया जो अपन नॉर्मली देखते रहते हैं, कुछ छिपकलियाँ, सभी नहीं, कुछ छिपकलियाँ, और कुछ पक्षी, जैसे ट्रक्की पक्षी है। तो जैसे ये काले रंग का एक जंगली टाइप का पक्षी होता है ट्रक्की, उसमें कुछ छिपकलियों में और मधुमक्खी तत्तियों रोटीफर्स में आमतौर पर सामान्य तरीके से ये अपन को अनिषेक जनन देखने को मिलता है। तो अनिषेक जनन से क्या होता है, इन जो जीव होते हैं उनमें लिंग निर्धारण होता है। तो इसी से ये प्रक्रिया संपन्न होती है अनिषेक जनन से। तो देखिए ये एक बहुत ही स्पेशल मेथड है कि बिना निषेचन के ही जीव बन रहा है। तो बिना निषेचन के जो मादा युग्मक होता है वो ही विकसित हो जाता है
और एक जीव का निर्माण कर लेता है। इसको अपन बोल रहे हैं अनिषेक जनन। अब आते हैं निषेचन के प्रकार कि निषेचन के कितने प्रकार होते हैं। तो ये निषेचन के अपन प्रकार पढ़ रहे हैं। तो देखिए, निषेचन के प्रकार, जिस स्थान पर निषेचन होता है उसके आधार पर निषेचन दो प्रकार का होता है। कहाँ पर निषेचन हो रहा है, शरीर से बाहर हो रहा है या शरीर से अंदर हो रहा है। शरीर के बाहर होता है तो उसको बाह्य निषेचन कहेंगे, शरीर के अंदर होता है उसको आंतरिक निषेचन कहेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं बाह्य निषेचन। देखिए, बाह्य निषेचन में क्या हो रहा है, मतलब जिस स्थान पर निषेचन हो रहा है, निषेचन का मतलब नर और मादा युग्मकों का मिलन। तो हम जैसे मनुष्य की बात करें तो हमारे मनुष्य जो मादा की अंडवाहिनी होती है वहाँ पर निषेचन होता है, तो इसका मतलब शरीर के अंदर हो रहा है तो हमारे अंदर आंतरिक निषेचन होता है। जबकि आप मेंढक देखोगे, मेंढक पानी में अंडे देता है, जो मादा मेंढक होता है वो पानी में अंडे देती है और उसके ऊपर नर मेंढक आकर शुक्राणु छोड़ता है, और निषेचन शरीर से बाहर होता है, पानी के अंदर होता है, तो उसको अपन कहेंगे बाह्य निषेचन। तो दोनों को अपन ने तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं। यहाँ से एक प्रश्न भी आता है कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में फ़र्क क्या है। तो देखिए, पहला बाह्य निषेचन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, निषेचन शरीर के बाहर संपन्न होता है, अर्थात बाहरी माध्यम जल में संपन्न होता है। पहली विशेषता ये है, नाम से स्पष्ट है, बाह्य निषेचन यानी शरीर के अंदर नहीं होगा, शरीर से बाहर होगा। मतलब मादा जो जीव होता है वो अंडे दे देगी, नर होगा वो शुक्राणु दे देगा, और दोनों का निषेचन वो शरीर से बाहर होने वाला है। तो निषेचन शरीर से बाहर संपन्न होता है, अर्थात बाह्य माध्यम, और वो माध्यम कौन सा होगा, वो जल होगा। देखिए, नर व मादा युग्मकों को शरीर से बाहर जल में छोड़ दिया जाता है। दोनों को जल में छोड़ दिया तो दोनों का निषेचन हो जाएगा, जैसे वो मछलियाँ हो, आपकी बोनीफिश हो, चाहे वो मेंढक हो। तीसरी विशेषता देखते हैं, दोनों प्रकार के युग्मक बहुत अधिक संख्या में पैदा किए जाते हैं। अब ये भी बहुत अधिक संख्या में क्यों, जैसे मेंढक होता है या जो हड्डियों से बनी हुई मछलियाँ होती है बोनीफिश, बहुत अधिक संख्या में अंडे देती है और अधिक संख्या में शुक्राणु दिए जाते हैं। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि पानी में बहुत सारे शिकारी जीव रहते हैं, तो बहुत सारे अंडों को वो शिकारी जीव खा जाते हैं, और लास्ट में बहुत कम संतानें उनकी जिंदा बचती है। इसलिए पहले वो बहुत अधिक संख्या में देते हैं कि ज़्यादा अगर खा भी लिए गए हैं तो उनमें कुछ तो संतानें हैं वो आगे जाकर विकसित होकर वयस्क में बदल जाए। तो इसलिए ये जो युग्मक होते हैं वो बहुत अधिक संख्या में पैदा किए जाते हैं ताकि काफ़ी संख्या में संतानें पैदा हो। इसका कारण यह है कि इनकी अधिकांश संतानें शिकारियों द्वारा शिकार हो जाती है, अर्थात खा ली जाती है। वो खा जाते हैं शिकारी, जैसे छोटी मछलियाँ हैं या अन्य कोई दूसरे मछलियाँ हैं या केचुए कछुए हैं, वो उसको खा जाते हैं। जो जो मांसाहारी जो जीव होते हैं वो इनके जो आपके अंडे होते हैं उनको खा जाते हैं, और वयस्क होने तक बहुत कम संतानें बचती है। तो ये होता है, तो अधिकांश संतानें हैं वो शाकाहारियों द्वारा खा ली गई, शिकारी जो होते हैं वो उसको शिकार कर लेते हैं, उसको खा जाते हैं, और उन शिकारियों के द्वारा है वो खा ली गई है, और वयस्क होने तक बहुत कम संतानें बचती है। इसलिए ये क्या करते हैं, पहले ही युग्मकों को बहुत अधिक संख्या में बना लेते हैं ताकि अधिक से अधिक संतानें पैदा हो सकें और कुछ उनमें से जिंदा बच सकें। जैसे बोनीफिश का मतलब है जिनका शरीर में हड्डियाँ होती है, बोन्स होती है। मेंढक जिनको बेचर भी कह रहे हैं। अनेक एक सिरुकी प्राणी, इसके अलावा शैवाल, कवक, ये भी बाह्य निषेचन इसके अंदर होता है। तो ये बाह्य निषेचन करने वाले कुछ उदाहरण है बोनीफिश, यानी जिनका शरीर हड्डियों से या अस्थियों से बना हुआ है। मेंढक सारे, अनेक जो बाकी अकशेरुकी के प्राणी हैं वो भी, और आपके शैवाल और कवक प्लांट, इनके युग्मक भी बाह्य निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन देखते हैं। तो आंतरिक निषेचन में देखिए होता क्या है, इसका ठीक ये उल्टा है, मतलब ये शरीर के अंदर संपन्न होता है, जीव के शरीर के अंदर। इसमें नरयुग्मक को ही माध्यम में छोड़ा जाता है। बस नरयुग्मक को मादा के शरीर में जो माध्यम होता है उसके अंदर छोड़ दिया जाता है, और नरयुग्मक गतिशील होते हैं जो गति करते हुए मादा युग्मक तक पहुंच जाते हैं। इसमें नरयुग्मक बड़ी मात्रा में उत्पन्न किए जाते हैं जबकि मादा युग्मक की संख्या कम होती है। तो जो आंतरिक निषेचन होता है उसकी विशेषता होती है कि मादा युग्मक की संख्या तो बहुत कम होगी, जबकि नरयुग्मक है वो बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं कि कोई उनमें से कोई न कोई गति करता हुआ मादा युग्मक तक पहुँच जाए। इसके उदाहरण देखिए, कवक, ब्रायोफाइट्स,
टेरिडोफाइट्स, अनावर्तबीजी जिनको जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं हम, आवर्तबीजी जिनको एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, उच्च श्रेणी के जंतु जैसे सरीसृप है, रेंगने वाले जंतु जैसे छिपकली है, सर्प है, घड़ियाल है, मगरमच्छ है, पक्षी है जितने भी, स्तनधारी आ गए, स्तनधारी जैसे मनुष्य में जैसे मानव भी इसका उदाहरण है, मानव और जो भी आपको स्तनधारी प्राणी गाय भैंस बकरी जो भी दिखती है वो सारे आंतरिक निषेचन करने वाले हैं। और उपास्थल मछलियाँ जिनका शरीर उपास्थि से बना हुआ है वो मछलियाँ, उनमें भी आंतरिक निषेचन पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होने वाला है, जिसमें नरयुग्मक को छोड़ दिया जाता है मादा के शरीर में, जो माध्यम होता है जनन मार्ग होता है उसमें, और नरयुग्मक गति करता हुआ मादा युग्मक तक पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, देखिए बीजी जो पादप होते हैं यानी आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी, उनमें नरयुग्मक है वो चलनशील होते हैं यानी गति नहीं करते हैं। जैसा आपको पहले बताया था कि प्रागनलिका में 2 नरयुग्मक बनते हैं गोल, जो प्रागनलिका द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। तो उनको मादा युग्मक तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वो प्रागनलिका करती है, प्रागनलिका बनती है और वो फिर उनको मादा युग्मक तक पहुंचाने का काम करती है। तो आज के वीडियो में हमने युग्मक का स्थानांतरण और निषेचन के बारे में पढ़ा है। निषेचन के कुछ प्रकार देखे हैं, 2 प्रकार देखे हमने, बाह्य और आंतरिक निषेचन। तो इनमें फ़र्क क्या है वो भी आप फ़र्क कर सकते हो। और अनिषेक जनन जो बिना निषेचन के ही मादा युग्मक जीव का निर्माण कर रहा है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं और जो फर्स्ट लेसन का अंतिम वीडियो होने वाला है। अभी भी जो भी स्टूडेंट चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो वो अभी एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम PDF डाउनलोड कैसे करें। तो आपको बता देता हूँ, आपका जो टाइटल होता है अपने अध्याय का नाम, उसके आपको राइट साइड में जैसे टाइटल होता है कि कक्षा 12, जैसे एक टाइटल लिखा है मैंने कि कक्षा 12 अध्याय फर्स्ट, फिर जीवों में जनन, उसके साथ दाएं साइड में देखिएगा तो आपको इस तरह से एक चिन्ह दिखेगा। इस चिन्ह को जैसे आप ओपन करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नीचे दिखेगा PDF डाउनलोड लिंक। उसके अंदर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो सीधे आप PDF डाउनलोड के पेज पर पहुंच जाओगे डायरेक्ट, और वहां पर आपको एक इस तरह का चिन्ह मिलेगा। उस चिन्ह पर आप क्लिक करके उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आप जो हेडिंग है अपने लेसन की, उस वीडियो की, उसके दाएं साइड में इस तरह का चिन्ह है, उसमें डाउनलोड, उस पर जाके आप PDF डाउनलोड लिंक पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और पीछे के वीडियो को देखना है तो आपको जो अपने चैनल का नाम है ओके बायोलॉजी बाय BSS, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ऊपर होम, वीडियोज और प्लेलिस्ट ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो प्लेलिस्ट पर जाना है आपको। प्लेलिस्ट पर जाओगे तो प्लेलिस्ट में अलग अलग नामों से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो एक प्लेलिस्ट है अपनी कक्षा 12 क्लास 12 बायोलॉजी NCERT इस नाम से एक हेडिंग है। उसमें ये जो फर्स्ट चैप्टर के बाकी के जो वीडियो हैं वो इसके अंदर हैं और आप इनको ओपन करके देख सकते हो और पढ़ सकते हो।